वह दिन कितना गहमा गहमी से भरा था। मेरी बड़ी बहन की सगाई होने वाली थी। मेरे होने वाले जीजा जी आज उसको अंगूठी पहनाने वाले थे। सभी तरफ एक उल्लास से छाया हुआ था। पापा अतिथियों के स्वागत सत्कार के इंतजाम में बेहद व्यस्त थे। सब अपेक्षित अतिथि आए। उससे मेरे जीजाजी के एक दोस्त भी थे। जीजाजी ने दीदी के हाथ में अंगूठी पहना दी। उसके बाद खाने पीने का दौर चलता रहा। लेकिन एक बात पर मैंने ध्यान दिया कि जीजाजी के उस दोस्त की निगाहें लगातार मुझ पर ही टिकी रहीं। यदि कोई और होता तो इस हरकत को अशोभनीय कहता, किंतु पता नहीं क्यों उन महाशय की निगाहें मुझे बुरी नहीं लगी और मुझ में एक अजीब सी मीठी सिहरन भरने लगी। बातचीत में पता चला कि उनका नाम साकेत है और उनका स्वयं का व्यापार है। सगाई के बाद पिक्चर देखने का कार्यक्रम बना। जीजाजी, दीदी, साकेत और मैं सभी इकट्ठे पिक्चर देखने गए। साकेत ने बातों बातों में बताया, तुम्हारे जीजाजी हमारे शहर में 5 वर्षों पहले आए थे। हम दोनों का घर पास पास था, इसलिए आपस में कभी कभार बातचीत हो जाती थी, पर जब उनका तबादला मेरठ हो गया तो हम लोगों की बिल्कुल मुलाकात ना हो पाई। मैं अपने काम से कल मेरठ आया था तो ये अचानक मिल गए और ज़बरदस्ती यहाँ घसीट लाए। कहो, है ना इत्तेफाक? ना मैं मेरठ आता, ना यहाँ आता और ना आप लोगों से मुलाकात होती। कहकर साकेत ठठाकर हंस दिए तो मैं गुदगुदा उठी। सगाई के दूसरे दिन शाम को सब लोग चले गए, लेकिन पता नहीं साकेत मुझ पर कैसी छाप छोड़ गए कि मैं दीवानी सी हो उठी। घर में दीदी की शादी की तैयारियां हो रही थीं, पर मैं अपने में ही खोई हुई थी। 1 महीने बाद ही दीदी की शादी हो गई, पर बारात में साकेत नहीं आए। मैंने बातों बातों में जीजा जी से साकेत का मोबाइल नंबर ले लिया और शादी की धूमधाम से फुर्सत पाते ही मैसेज किया। साकेत का रिप्लाई आ गया। व्यापार की व्यस्तता की बात कहकर उन्होंने माफ़ी मांगी थी और उसके बाद हम दोनों में मैसेज का सिलसिला चलता रहा। मैं तब बीएड कर चुकी थी और कहीं नौकरी की तलाश में थी, क्योंकि पापा आगे पढ़ाने को राज़ी नहीं थे। मैसेज के रूप में खाली वक्त गुजारने का बड़ा ही मोहक तरीका मुझे मिल गया था। साकेत के प्रणय निवेदन शुरू हो गए थे और मैं भी चाहती थी कि हमारा विवाह हो जाए, पर मम्मी पापा ने खुद से ये बात कहने में शर्म आती थी। तभी अचानक एक दिन साकेत का मैसेज मेरे मोबाइल पर मेरी अनुपस्थिति में आ गया। मैं मोबाइल घर पर छोड़ मार्केट चली गई। पापा ने मैसेज पढ़ लिया। मेरे लौटने पर घर का नक्शा ही बदला हुआ सा लगा। मम्मी पापा दोनों ही बहुत गुस्से में थे और मेरी इस हरकत की सफाई मांग रहे थे, लेकिन मैंने भी उचित अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया और अपने दिल की बात पापा को बता दी। पहले तो पापा भुनभुनाते रहे, फिर बोले, उससे कहो कि अगले इतवार को हमसे आकर मिले। और जब साकेत अगले इतवार को आए तो पापा ने न जाने क्यों उन्हें जल्दी ही पसंद कर लिया। शायद बदनामी फैलने से पहले ही वे मेरा विवाह कर देना चाहते थे। जब साकेत भी विवाह के लिए राजी हो गए तो पापा ने उसी दिन मिठाई का डब्बा और कुछ रुपए देकर हमारी बात पक्की कर दी। साकेत इस सारी कार्यवाही में पता नहीं क्यों बहुत चुप से रहे। जाते समय बोले, अब शादी अगले महीने ही तय कर दीजिए। और हाँ, बारात में हम ज़्यादा लोग लाने के हक में नहीं हैं, सिर्फ 5 जने आएंगे। आप किसी तकल्लुफ़ और फिक्र में ना पड़ें। और 1 महीने बाद ही मेरी शादी साकेत से हो गई। सिर्फ 5 लोगों का बारात में आना हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श था। किंतु शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो मुंह दिखाई के वक्त एक उड़ता सा व्यंग मेरे कानों में पड़ा, भाई समय हो तो साकेत जैसा। पहली भी कम न थी, लेकिन यह तो बहुत ही सुंदर मिली है। मुझे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। जल्दी ही सास ने आने जाने वालों को विदा किया तो मैं उलझन में डूबने उतरने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि साकेत ने पहले कोई लड़की पसंद करके उससे सगाई कर ली हो और फिर तोड़ ली हो, या फिर किसी से प्यार किया हो और शादी मुझसे कर ली हो। आखिर हमने साकेत के बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल की ही कहाँ है। जीजाजी भी उसके काफ़ी वक्त बाद मिले थे। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। पता नहीं इसी उधेड़ बुन में मैं कब तक खोई रही। फिर यह सोचकर शांत हो गई कि जो कुछ भी होगा साकेत से पूछ लूँगी। किंतु रात को अकेले होते ही साकेत से जब मैंने ये बात पूछनी चाही तो साकेत मुझे बाहों में भरकर बोले, देखो कल रात कालका मेल से शिमला जाने की टिकट ले आया हूँ। अब वहाँ सिर्फ तुम होगी और मैं। ढेरों बातें करेंगे। और भी कई प्यार भरी बातें कर मेरे निखरे रूप का काव्यात्मक वर्णन करके उन्होंने बात को उड़ा दिया। मैंने भी उन उन्मादित क्षणों में यह सोचकर विचारों से मुक्ति पाली
कि ज़्यादा से ज़्यादा यह होगा कि प्यार किसी और से किया होगा, पर विवाह तो मुझसे हो गया है। और मैं थकान से बोझिल साकेत की बाहों में कब सो गई, मुझे पता ही ना चला। दूसरे दिन शिमला जाने की तैयारियां चलती रहीं। तैयारियां करते हुए कई बार वही सवाल मन में उठा, लेकिन हर बार कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती कि मैं साकेत से पूछते पूछते रह जाती। रात को कालका मेल से रिजर्व कूपे में हम दोनों ही थे। प्यार भरी बातें करते करते कब कालका पहुंच गए हमें पता ही ना चला। सुबह 7 बजे टॉय ट्रेन से शिमला पहुंचने के लिए उस गाड़ी में जा बैठे। घुमावदार पटरियों, पहाड़ों और सुरंगों के बीच से होती हुई हमारी गाड़ी बढ़ी जा रही थी और मैं साकेत के हाथ पर हाथ धरे आने वाली कल की सुंदर योजनाएं बना रही थी। मैं बीच बीच में देखती कि साकेत कुछ खोए हुए से हैं, तो उन्हें खाइयों और पहाड़ों पर उगे कैक्टस दिखाती और सुरंग आने पर चीख कर उनके गले लग जाती। खैर, किसी तरह शिमला भी आ गया। पहाड़ों की हरियाली और कोहरे ने मन मोह लिया था। स्टेशन से निकलकर हम मरीना होटल में ठहरे। कुछ देर आराम करके चाय आदि पीकर हम माल रोड की सैर को निकल पड़े। साकेत सैर करते करते इतनी बातें करते कि ऊंचाई चढ़ाई हमें महसूस ही न होती। माल रोड की चमक दमक देख और खाना खाकर हम अपने होटल लौट आए। लौटते हुए काफ़ी रात हो गई थी। वे पहाड़ों की ऊंचाई निचाई पर बसे होटलों व घरों की बत्तियां अंधेरे में तारों की झिलमिलाहट का भ्रम पैदा कर रही थीं। दूसरे दिन से घूमने फिरने का यही क्रम रहने लगा। इधर उधर की बातें करते करते हाथों में हाथ दिए हम कभी रिज, कभी माल रोड, कभी लोअर बाजार और कभी लक्कड़ बाजार घूम आते। इस तरह घूमते घूमते कब 10 दिन गुजर गए हमें पता ही ना चला। जब हम लौटकर वापस दिल्ली पहुंचे तो शिमला की मस्ती में डूबे हुए थे। साकेत अब अपनी वर्कशॉप जाने लगे थे। मैं भी रोज़ दिन का काम कराने के लिए रसोई में जाने लगी। एक दिन चुपचाप मैं अपने कमरे में खिड़की पर बैठी थी कि साकेत आए। मैं भी उनके कमरे में आने का इंतज़ार ही कर रही थी कि मेरी सासू जी की आवाज़ आई, साकेत, कल काम पर मत जाना, तुम्हारी तारीख है। और साकेत का जवाब भी फुसफुसाता सा आया, हाँ हाँ मुझे पता है, पर धीरे बोलो। उन लोगों की बातचीत से मुझे कुछ शक सा हुआ। एक बार आगे भी मन में ये बात आई थी, लेकिन साकेत ने टाल दिया था। मुझे खुद पर आश्चर्य हुआ। पहले दिन जिस बात को साकेत ने प्यार से टाल दिया था, उसे मैं शिमला के मस्त वातावरण में पूछना ही भूल गई थी। खैर, आज ज़रूर पूछ कर रहूँगी। और जब साकेत कमरे में आए तो मैंने पूछा, कल किस बात की तारीख है? साकेत सहसा भड़क से उठे, फिर घूरते हुए बोले, हर बात में टांग अड़ाने को तुम्हें किसने कह दिया है? होगी कोई तारीख। व्यापार में ढेरों बातें होती हैं, तुम्हें इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, आस पड़ोस में भी ज़्यादा आने जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ की सब औरतें जाहिल हैं, किसी का बसा घर देख नहीं सकती। तुम इनके मुंह मत लगना। यह कहकर साकेत बाहर चले गए। मैं जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। एक तो पहली बार डांट पड़ी थी, ऊपर से किसी से मिलने जुलने की मनाही कर दी गई। मुझे लगा कि दाल में अवश्य ही कुछ काला है और वह खास बात जानने के लिए मैं एड़ी चोरी का जोर लगाने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन सास कहीं कीर्तन में गई थी और साकेत भी घर पर नहीं थे। काम वाली मेहरी आई। मैं उसे कुछ पूछने की सोच ही रही थी कि वह बोली, मेम साहब, आपसे पहले वाली मेम साहब की साहब जी से क्या खटर पटर हो गई थी कि जो वे बिना बताए ही चली गई? कुछ पता है आपको? यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। कुछ रखकर वह धीमी आवाज़ में मुझे समझाती हुई सी बोली, साहब की एक शादी पहले हो चुकी है, अब उससे कुछ मुकदमेबाजी चल रही है तलाक के लिए। सुनकर मेरा सिर चकरा गया। सगाई और शादी के समय साकेत का खोया खोया रहना, सगाई के लिए माँ बाप तक को न लाना और शादी में सिर्फ 5 आदमियों को बारात में लाना अब मेरी समझ में आ गया था। पापा खुद सगाई के बाद आकर घर बार देख गए थे। जाकर बोले थे, भाई अपनी सुनीता का समय बलवान है, अकेला लड़का है, कोई बहन भाई नहीं है और पैसा बहुत है, राज करेगी है। उनको भी तब इस बात का क्या गुमान था कि श्रीमान एक शादी पहले ही रचाए हुए हैं। जीजाजी भी तब ये कहकर शांत हो गए थे, लड़का मेरा जाना देखा है, पर पिछले 5 वर्षों से मेरी इससे कोई मुलाकात नहीं हुई, इसलिए मैं इससे ज़्यादा क्या बता सकता हूँ। इन्हीं विचारों में मैंने जाने कब तक खोई रही और गुस्से में भुनभुनाती रही कि वक्त का पता ही न चला। अपने संजोए महल मुझे धराशायी होते लगे। साकेत से मुझे नफरत सी होने लगी। क्या इसी को प्यार कहते हैं?
प्यार की पुकार लगाते लगाते मुझे कहाँ तक घसीट लिया और इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। यदि तलाक मिल जाता तो शादी भी कर लेते, पर अभी तो ये कानूनन जुर्म था। तो क्या साकेत इतना गिर गए हैं? और मैंने अचानक निश्चय कर लिया कि मैं अभी इसी वक्त अपने मायके चली जाऊंगी। साकेत से मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। इतना बड़ा धोखा मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? और मैं दोपहर को ही बिना किसी से कुछ कहे सुने अपने मायके के लिए चल पड़ी। आते समय एक नोट जल्दी में गुस्से में लिखकर अपने तकिए के नीचे छोड़ आई थी। मैं जा रही हूँ, वजह तुम खुद जानते हो। मुझे धोखे में रखकर तुम सुख चाहते थे, पर ये नामुमकिन है। अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात करते तुमको शर्म नहीं आई? क्या मालूम और कितनी लड़कियां ऐसे फांस चुके हो। मुझे तुमसे नफरत है, मिलने की कोशिश मत करना। सुनीता। घर आकर मम्मी पापा को मैंने यह सब बताया तो उन्होंने सिर धुन लिया। पापा गुस्से में बोले, उसकी यह हिम्मत, इतना बड़ा जुर्म, और जबान तक न हिलाई। अब मैं भी उसे जेल भिजवा कर रहूँगा। मैं ये सब सुनकर जड़ सी हो गई। यद्यपि मैं साकेत को जेल भिजवाना नहीं चाहती थी, पर पापा मुकदमा करने पर उतारू थे। मेरी समझ को तो जैसे लकवा मार गया था, और पापा ने कुछ दिनों बाद ही साकेत पर इस जुर्म के लिए मुकदमा ठोक दिया। मैं भी पापा के हर इशारे पर काम करती रही और साकेत को दूसरे विवाह करने के अपराध में 3 वर्षों की सजा हो गई। मेरे सास ससुर ने साकेत को बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, पर सब बेकार। इस फैसले के बाद मैं गुमसुम सी रहने लगी। कोर्ट में आए हुए साकेत की उखड़ी उखड़ी शक्ल याद आती तो मन भर आता। न जाने किन निगाहों से एक दो बार उसने मुझे देखा कि घर आने पर मैं बेचैन सी रही। न ठीक से खाना खाया गया और न नींद आई। साकेत के साथ बिताया हुआ हर पल मुझे याद आता। क्या सोचा था और क्या हो गया। इन सब उलझनों से मुक्ति पाने के लिए मैंने स्थानीय माध्यमिक विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी कर ली। दिन गुजरते गए और अब स्कूल की तरफ से ही शिमला आकर मुझे पिछली यादें पागल बनाए दे रही थीं। हमारे कैंप के दिन पूरे हो गए थे। आखिरी दिन हम लोग लड़कियों को लेकर माल रोड और रिच की सैर को गए। मैं पुरानी यादों में खोई हुई हर चीज़ को घूर रही थी कि सामने भीड़ में एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखा। बिखरे बाल, सूजी आंखें, बड़ी हुई दाढ़ी, पर इस सब के बावजूद वह चेहरा मैं कभी भूल सका। मैं जड़ सी हो गई। हाँ, वह साकेत ही थे, खोए टूटे और उदास से। मुझे देखकर देखते ही रहे, फिर बोले, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? तुम और यहाँ? मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ बिताए हुए क्षणों की याद ताज़ा करने के लिए आया था, पर तुम। खैर छोड़ो, क्या मेरी बात सुनने के लिए 2 घड़ी रुकोगी? मेरी आंखें बरस पड़ने को हो रही थी। निर्मला से सब लड़कियों का ध्यान रखने को कहकर मैं भीड़ से हटकर किनारे पर आ गई। मुझे लगा साकेत आज बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। सड़क पार कर साकेत सीढ़ियाँ उतरकर नीचे प्लाजा होटल में जा बैठे। मैं भी चुपचाप उनके पीछे चलती रही। साकेत बैठते ही बोले, सुनीता, तुम मुझसे बगैर कुछ कहे सुने चली गई। वैसे मुझे तुमको पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। उस गलती की मैं बहुत बड़ी सजा भुगत चुका हूँ। अब यदि मेरे साथ ना भी रहना चाहो तो मेरी एक बात ज़रूर सुन लो कि मेरी शादी मधु से हुई ज़रूर थी, पर पहले दिन ही मधु ने मेरे पैर पकड़कर कहा था, आप मेरा जीवन बचा सकते हैं। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह बात मैं अपने पिताजी को समझाकर हार गई, पर वे नहीं माने। उन्होंने इस शादी तक मुझे एक कमरे में बंद रखा और ज़बरदस्ती आपके साथ ब्याह दिया। मैं आपकी कसूरवार हूँ। मेरी वजह से आपका जीवन नष्ट हो गया है, पर मैं आपके पैर पड़ती हूँ कि मेरे कारण अपनी ज़िंदगी खराब मत कीजिए। आप तलाक के लिए कागजात ले आइए, मैं साइन कर दूंगी और खुद कोर्ट में जाकर सारी बात साफ कर दूंगी। आप और मैं जल्दी ही मुक्त हो जाएंगे। यह कहकर मधु मेरे पैरों में गिर पड़ी। मेरी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ हुआ था, पर उसको जबरदस्ती अपने गले मढ़कर मैं और बड़ी गलती नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने जल्दी ही तलाक के लिए अर्जी दे दी। मुझे तलाक मिल भी जाता, पर तभी तुम जीवन में आ गई। मैं स्वयं चाहकर भी अपनी तरफ से तुम्हें मैसेज नहीं लिख रहा था, पर जब तुम्हारा मैसेज आया तो मैं समझ गया कि आग दोनों तरफ लगी है, और मैं अनचाहे ही तुम्हें भाव भरे मैसेज भेजता गया। फिर तुम्हारे पापा ने जब सगाई करनी चाही तो मैं अपनी बात कहने के लिए इसलिए मुंह नहीं खोल पाया कि कहीं इस बात से बनी बनाई बात बिगड़ ना जाए और मैं तुम्हें खो ना बैठूं। बस वही मुझसे गलती हुई। तुम्हें पा जाने की प्रबल अभिलाषा ने मुझसे यह जुर्म करवाया। शिमला की रंगीनियाँ कहीं फीकी न पड़ जाएं, इसलिए यहाँ भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। उसके बाद मुझे लगा कि ये बात छिपाई जा सकती है और तलाक मिलने पर तुम्हें बता दूंगा,
पर वह नौबत ही नहीं आई। तुम अचानक कहीं चली गई और मिलने से भी मना कर गई। जेल की जिंदगी में जो जो कष्ट मैंने सहे वे सोचकर दुगने हो जाते थे कि अब तुम्हारा विश्वास कभी प्राप्त न कर सकूंगा, और इस विचार के आते ही मैं पागल सा हो जाता था। पिछले महीने ही मैं सजा काट कर आया हूँ, पर घर में मन ही नहीं लगा। तुम्हारे साथ बिताए हर पल दोबारा याद करने के लालच में ही मैं यहाँ आ गया। और साकेत उमड़ आए आंसुओं को अपनी बाह से पोंछने लगे। फिर झुककर बोले, हाजिर हूँ, जो सजा दो भुगतने को तैयार हूँ, पर एक बार बस इतना कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। मैं बौराई हुई सी साकेत की बातें सुन रही थी। अब तक सिर्फ श्रोता ही बनी रही। भराए गले को पानी के गिलास से साफ करके बोली, क्या समझते हो, मैं इस बीच बहुत सुखी रही हूँ। मुझे भी तुम्हारी हर याद ने बहुत रुलाया है। बस दुख था तो यही कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। यदि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने बारे में खुलकर बता देते तो यहाँ तक नौबत ही न आती। पति पत्नी में जब विश्वास नाम की चीज़ मर जाती है तब उसकी जगह नफरत ले लेती है। इसी वजह से मैंने तुम्हें मिलने को भी मना कर दिया था, पर तुम्हारे बिना रह भी नहीं पाती थी। जब तुम्हें सजा हुई तब मेरे दिल पर क्या बीती तुम्हें क्या बताऊं। 3-4 दिनों तक न खाना खाया और न सोई। पर खैर उठो, जो हुआ सो हुआ। विश्वास के गिर जाने से जो खाई बन गई थी वह आज इन वादियों में फिर पट गई है। इन वादियों के प्यार को हल्का न होने दो। और हम दोनों एक एक कप कॉफ़ी पीकर हाथ में हाथ डाले होटल से बाहर आ गए, माल रोड की चहल पहल में खो जाने के लिए, एक दूसरे की ज़िंदगी में समा जाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।